हेलो गाइस, आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत 11 से 15 अप्रैल के बीच की प्रमुख घटनाओं का संकलन किया गया है। ध्यान रहे, आज का पूरा एपिसोड 69th बीपीएससी देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये भी कि अब से जितने भी एपिसोड आए करंट अफेयर्स से संबंधित उन समस्त को आप ध्यानपूर्वक देखा करें और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद, तेलंगाना में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है, इस अवसर पर हैदराबाद के मध्य में हुसैन सागर झील के किनारे उनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किया गया है। दोस्तों, इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी मौजूद थे। यहां ध्यान रखें कि भारत में अंबेडकर की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा की कुल लंबाई वैसे 175 फीट है। इसमें 50 फीट की ऊंचाई पर संसद भवन जैसा दिखने वाला एक उच्च गोलाकार आधार भी बनाया गया है और इसके ऊपर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है जो 125 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का डिजाइन यानी इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? तो यह है नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवनजी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार। ध्यान रहे कि इन दोनों ने ही इस मूर्ति का पूरी तरह डिजाइन तैयार किया है। रामवनजी सुतार ने ही दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की प्रतिमा है, उसके अलावा भी अन्य कई मूर्तियों का उन्होंने डिजाइन तैयार किया था। तो इनका नाम याद रखें, रामवनजी सुतार। ये मूल रूप से नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों, अंबेडकर की ये जो प्रतिमा बनाई गई है, इस पर कुल लागत 146.5 करोड़ रुपए आई है। दोस्तों, संविधान निर्माता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था जो उस समय देश में सबसे निम्न जाति के रूप में उन्हें देखा जाता था। दोस्तों, बाबा साहब ने भारत में उत्पीड़ित वर्गों, जो निचले तबके के लोग थे जिन्हें हर तरह से समाज में दबाया जाता था, वैसे वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। साथ ही वे महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के प्रबल पक्षधर थे। लैंगिक समानता अर्थात स्त्री और पुरुष में वो कोई भेद नहीं समझते थे, दोनों को बराबर अधिकार देने के वे प्रबल पक्षधर थे। दलित और शोषित वर्गों को समाज में स्थान दिलाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया था। ये ध्यान रहे कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे। साथ ही वे संविधान सभा की मसौदा अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके वे अध्यक्ष चेयरमैन थे। और यही वजह है कि भारत में उन्हें संविधान का निर्माता माना जाता है। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन कोलकाता मेट्रो द्वारा किया गया है। दोस्तों, इस ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की लंबी सुरंग में संचालित किया गया। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि भारत के मेट्रो इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मेट्रो ट्रेन को अंडर वाटर संचालित किया गया। जी हां, पानी के नीचे, नदी के नीचे संचालित किया गया। यहाँ ये भी ध्यान रखें कि भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन का संचालन कोलकाता में ही अक्टूबर 1984 में आरंभ किया गया था। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो की शुरुआत के लगभग 40 वर्षों के बाद यह अवसर आया है जब पानी के नीचे से मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। मेट्रो के इस ऐतिहासिक संचालन से अब भारत का कोलकाता शहर लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और काहिरा जैसे शहरों में शामिल हो गया है, जहां इस प्रकार की मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों, ये शहर है बेंगलुरु, ऑप्शन बी। बेंगलुरु में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है, जो अपनी तरह का पहला पोस्ट ऑफिस है भारत में। दोस्तों, इस पोस्ट ऑफिस के निर्माण की लागत एक पारंपरिक इमारत की तुलना में 30 से 40% कम होने का अनुमान है। इसके निर्माण में भी अधिक समय नहीं लग रही है। संभावना है 30 दिनों के अंदर यह तैयार हो जाएगी। इसका निर्माण 1100 वर्ग फीट में किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है? यह है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी।
भारत सरकार के स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी और ये ध्यान रहे कि यह एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी क्षेत्र में सक्रिय है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग, जी हां, ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? यह राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन डी। दोस्तों, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने ऑनलाइन गैम्बलिंग अर्थात जुए पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव वाले विधेयक को अब अपनी मंजूरी दे दी है। यहां ध्यान रहे कि इस विधेयक को मार्च में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किया गया, तब जाकर राज्यपाल महोदय ने इसकी अनुमति दी है, मंजूरी दी है। दोस्तों, इसे पहली बार 19 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसे राज्यपाल महोदय ने 6 मार्च को यह कहते हुए वापस कर दिया था कि यह संविधान के विरुद्ध है। किंतु दोबारा जब तमिलनाडु विधानसभा ने इसे पास किया तो इस बार राज्यपाल महोदय ने इस विधेयक पर अपनी मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल आरंभ की है? दोस्तों, यह देश है अल सल्वाडोर, ऑप्शन सी। सेंट्रल अमेरिकी देश यानी मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल आरंभ की है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनिक्स अल सल्वाडोर में आधिकारिक यानी ऑफिशियल लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी कंपनी बन गई है। कंपनी कौन सी? बिटफिनिक्स। देश कौन सा? अल सल्वाडोर। अब यह लाइसेंस बिटफिनिक्स को देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार देश में क्रिप्टो संबंधित सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगा। दोस्तों, अल सल्वाडोर 2021 में बिटकॉइन का भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। यह तथ्य ध्यान रखिएगा कि क्रिप्टो कॉइन को स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर ही था। 2021 में उसने इसे स्वीकार किया था। रक्षा, डिफेंस, वित्त, फाइनेंस और अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स पर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर आयोजित किया गया है? यह है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो उद्घाटनकर्ता कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोस्तों, यह सम्मेलन सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों को मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के बीच रक्षा, डिफेंस, वित्त, फाइनेंस और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करेगा। प्रश्न ये है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य है रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर वैश्विक चर्चाओं में भाग लेना और इस विषय पर एक स्थायी ढांचा प्रस्तावित करना। इस सम्मेलन में यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, केनिया और बांग्लादेश सहित विभिन्न देश भाग ले रहे हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों, ये है रैपिडेक्स, ऑप्शन बी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को रैपिडेक्स नाम दिया गया है। इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा किया जाना है। दोस्तों, यह ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली और उसके आसपास चतुर्दिक क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। दोस्तों, इस कॉरिडोर से दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ जो RRTS है अर्थात रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इस सर्विस से यात्रा समय की बचत होगी। उम्मीद है कि 2023 में एक ट्रेन का संचालन आरंभ हो जाए जो 17 किलोमीटर लंबे शाहीबाबाद दोहाई कॉरिडोर पर चलेगी। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, यह है ऑप्शन सी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय नौसेना ने सिक्योरिटी मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात RRI के साथ एक समझौता किया है। दोस्तों, RRI विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त ऑटोनोमस संस्थान है। इस मैरीटाइम कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में क्वांटम प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के बेंगलुरु में स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। यह केंद्र ध्यान रखें कि कहां पर है, तो यह बेंगलुरु में है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन ने 1948 में की थी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया है। केंद्र द्वारा आरंभ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत और चीन सीमा पर स्थित गांवों का व्यापक विकास करना। जिस प्रकार चीन अपनी सीमा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है, इसे ही ध्यान में रखकर भारत सरकार ने भी यह कदम उठाई है कि सीमावर्ती इलाकों का विकास किया जाए और इसी उद्देश्य वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम आरंभ किया गया है। भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? दोस्तों ये है किरण रिजिजू, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का विमोचन केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। दोस्तों इसे जम्मू विश्वविद्यालय में जारी किया गया है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह भी मौजूद थे। ध्यान रहे, संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं को शामिल किया गया है उनमें एक डोगरी भी है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों यह पार्टी है ऑप्शन डी, आम आदमी पार्टी यानी आप। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की सूची में संशोधन करते हुए नई लिस्ट जारी की है। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी अर्थात आप को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। दूसरी ओर शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से नेशनल यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। साथ ही साथ डी राजा के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात सीपीआई ने भी अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। जिन दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है, इस संदर्भ में चुनाव आयोग का कहना है कि इन दलों को 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और इसलिए उनका यह दर्जा वापस ले लिया गया है। दोस्तों चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी की है उनमें अब जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दल हैं वे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी एएपी आप। ये 6 दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब प्राप्त है। हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर है ऑप्शन ए, 3167, 3167। भारत में 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर अब 3167 हो गई है, जो 2019 में जारी किए गए आंकड़े से 200 अधिक है। यानी 3 वर्षों के अंतराल में 200 बाघों की बढ़ोतरी देश में हुई है। दोस्तों इस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं, तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूर दौरे पर थे और वहां उन्होंने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया और इस अवसर पर ही भारत में बाघों की क्या संख्या है इसकी घोषणा की गई है। टाइगर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लें कि 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने भारत में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया था। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी, जो एशिया का पहला नेशनल पार्क है। दोस्तों इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दें कि वर्तमान में भारत में 54 टाइगर रिजर्व है। जी हां, 54 टाइगर रिजर्व इस समय देश में हैं। 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। याद रहे कि देश का 54वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था, तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को यानी रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को। और इस तरह वर्तमान में देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों ये है सी राधाकृष्ण राव, ऑप्शन बी।
प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद कल्याणपोडी राधाकृष्णन राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ ध्यान रखें कि इस पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो इस तरह 2023 का यह पुरस्कार मिला है एक भारतीय अमेरिकी को, वो हैं राधाकृष्ण राव। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, हेल्थ फॉर ऑल। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, जी हां, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। दोस्तों WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में इस दिन संपूर्ण विश्व में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। और ध्यान रहे कि इस वर्ष 2023 विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ फॉर ऑल। दोस्तों इस संगठन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा यह दिवस मनाए जाने का उद्देश्य है कि किसी भी परिस्थिति में वित्तीय या अन्य मदद के जरिए हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को सुधारने और सभी में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाना। ध्यान रहे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ, जी हां, UNO का ही एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। दोस्तों 1950 में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना दिवस के वर्षगांठ पर ही प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 पदक। भारतीय महिला पहलवानों यानी रेसलरों ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते हैं। इनमें 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। ध्यान रहे कि भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। पिछले सीजन में भारत ने इस प्रतियोगिता अर्थात महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 5 पदक जीते थे और तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा था। इस बार जिन 2 महिला रेसलरों ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है वे हैं अंति पंघाल जो 53 किलो वर्ग में और दूसरी हैं निशा दहिया जिन्होंने 68 किलोग्राम वर्ग में यह पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? दोस्तों ये है डी गुकेश, ऑप्शन ए। भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया है। दोस्तों गुकेश ने फाइनल में उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक अब्दुसातरोव को हराकर यह टाइटल जीता है। अन्य भारतीयों ने भी पहले यह टाइटल जीता है। वे 2 भारतीय हैं, एक है विदित गुजराती और दूसरे कार्तिकेयन मुरली। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखें कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ भारत में शतरंज के खेल के लिए एक केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकीय आयोग का सदस्य चुना गया है? दोस्तों यह देश है भारत, ऑप्शन सी। भारत को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। दोस्तों इस आयोग में भारत का कार्यकाल 4 वर्षों का होगा और भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से आरंभ होकर अगले 4 वर्षों तक यानी 2028 तक रहेगी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 में हुई थी और यह वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है, सबसे बड़ी संस्था है। दोस्तों अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहां एग्जाम के दृष्टिकोण से ही सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।